सेक्शन 143 एनआई एक्ट, चेक के अनादर मामले में अंतरिम मुआवजा अनिवार्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक मानदंड निर्धारित किए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 15 मार्च को कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केवल चेक के अनादर की शिकायत दर्ज करने से शिकायतकर्ता को एनआई एक्ट की धारा 143(1) के तहत अंतरिम मुआवजा मांगने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। अंतरिम मुआवजा देने की अदालत की शक्ति के रूप में अधिनियम अनिवार्य नहीं है, बल्कि विवेकाधीन है और प्रथम दृष्टया मामले की खूबियों का मूल्यांकन करने के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने कहा कि अदालतों द्वारा शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने की शक्ति का प्रयोग सीमा पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि धारा 143(a)(1) एनआई एक्ट में हो सकता है शब्द की व्याख्या करेगा के रूप में की जाती है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, जिससे एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसके तहत धारा 138 के तहत प्रत्येक शिकायत में आरोपी को चेक राशि का 20% तक अंतरिम मुआवजा देना होगा। जस्टिस अभय एस ओक द्वारा निर्णित लिखित निर्णय में कहा गया, धारा 143(a) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के कठोर परिणामों को ध्यान में रखते हुए और वह भी ट्रायल में अपराध का पता चलने से पहले प्रावधान में इस्तेमाल किए गए शब्द हो सकता है को करेगा के रूप में नहीं समझा जा सकता। प्रावधान को एक निर्देशिका के रूप में रखना होगा, ना कि अनिवार्य। इसलिए हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 143(a) में प्रयुक्त शब्द हो सकता है का अर्थ करेगा के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए धारा 143(a) की उपधारा 1 के तहत शक्ति विवेकाधीन है। एनआई एक्ट की धारा 143(a) अदालत को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है। चेक अनादर के मामलों के अंतिम समाधान में अनुचित देरी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान शामिल किया गया था। उद्देश्य और कारणों के विवरण में यह कहा गया कि चेक के बेईमान भुगतानकर्ता अपील दायर करके और स्थगन प्राप्त करके धारा 138 के तहत शिकायत की कार्रवाई को लंबा खींचते हैं। इसलिए अस्वीकृत चेक के भुगतानकर्ता के साथ अन्याय होता है, जिसे चेक के मूल्य का एहसास करने के लिए अदालती कार्रवाई में काफ़ी समय और संसाधन खर्च करना पड़ता है। धारा 143(a) के तहत विवेक का प्रयोग करने के लिए व्यापक मानदंड न्यायालय ने निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए। अदालत को प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता द्वारा बनाए गए मामले की खूबियों और आवेदन के जवाब में आरोपी द्वारा पेश किए गए बचाव की खूबियों का मूल्यांकन करना होगा। अभियुक्त की आर्थिक तंगी भी एक विचारणीय विषय हो सकता है। अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश तभी जारी किया जा सकता है जब शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यदि अभियुक्त का बचाव प्रथम दृष्टया विश्वसनीय पाया जाता है तो न्यायालय अंतरिम मुआवजा देने से इनकार करने में विवेक का प्रयोग कर सकता है। यदि न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि अंतरिम मुआवजा देने का मामला बनता है तो उसे दिए जाने वाले अंतरिम मुआवजे की मात्रा पर भी अपना विवेक लगाना होगा। ऐसा करते समय न्यायालय को कई कारकों पर विचार करना होगा, जैसे लेन देन की प्रकृति, आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संबंध यदि कोई हो आदि। किसी दिए गए मामले के विशिष्ट तथ्यों में कई अन्य प्रासंगिक कारक हो सकते हैं जिन्हें विस्तृत रूप से नहीं बताया जा सकता है। ऊपर बताए गए मानदंड संपूर्ण नहीं है। विवाद का सार यह है कि शिकायतकर्ता प्रतिवादी नंबर 2 ने बैंक द्वारा 2,000,000 की राशि के चेक को भुगतान करने से इनकार के बाद अपीलकर्ता अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 एनआई एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता ने एनआई एक्ट की धारा 143(a) के 1 के तहत एक आवेदन दायर किया। आरोपी के खिलाफ मुआवजे के रूप में चेक राशि का 20% भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर लिया और आरोपी को प्रतिवादी संख्या 2 शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। हाई कोर्ट के फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ता अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों ने शिकायतकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने में गलती की, जिसमें उसे शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। अभियुक्त के अनुसार अभियुक्त को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश देने वाला आदेश बिना कोई कारण बताए यांत्रिक रूप से पारित किया गया था। आरोपी ने दलील दी कि एनआई अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने मात्र से अदालत को आरोपी को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश देने का अधिकार नहीं मिल जाता, क्योंकि धारा 143(a)(1) में इस्तेमाल किए गए हो सकता है शब्द का करेगा के रूप में कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए और मुआवजे के भुगतान के संबंध में निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। अपीलकर्ता अभियुक्त की दलील को बदल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 143(a)(1) में इस्तेमाल किए गए हो सकता है शब्द का अर्थ करेगा नहीं माना जाना चाहिए और शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे का भुगतान अनिवार्य नहीं है, बल्कि प्रकृति में निर्देशिका है। कोर्ट भी नोट किया गया कि यदि हो सकता है कि शब्द का अर्थ करेगा के रूप में लिया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, जबकि धारा 138 के तहत प्रत्येक शिकायत में आरोपी को चेक राशि का 20% तक अंतरिम मुआवजा देना होगा। अदालत ने कहा, यदि हो सकता है शब्द की व्याख्या करेगा के रूप में की जाती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि धारा 138 के तहत
प्रत्येक शिकायत में आरोपी को चेक राशि का 20% अंक तक मुआवजा अंतरिम मुआवजा देना होगा। ऐसी व्याख्या अन्यायपूर्ण होगी और निष्पक्षता और न्याय की सुस्थापित अवधारणा के विपरीत होगी। यदि ऐसी व्याख्या की जाती है तो प्रावधान स्वयं को स्पष्ट मनमानी के खतरे में डाल सकता है। इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा सकता है। एक तरह से धारा 143A की उपधारा एक किसी आरोपी को उसका अपराध साबित होने से पहले ही दंडित करने का प्रावधान करती है। विवेक का प्रयोग करते समय विचार किए जाने वाले कारक यानी अंतरिम मुआवजा देना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश देने वाला आदेश यंत्रवत पारित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अदालत को शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मामलों की खूबियों और बचाव पक्ष की दलीलों का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करना होगा। अंतरिम मुआवजे की मांग करने वाले आवेदन पर ट्रायल में फैसला होगा, वो भी जब आरोपी ने धारा 143A की उपधारा 1 के तहत आवेदन का जवाब दिया हो। अदालत ने कहा, एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान अपने आप में अंतरिम मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने का कोई आधार नहीं है। कारण यह है कि अनुमान खंडन योग्य है। ट्रायल में अनुमान लागू करने का प्रश्न उठेगा केवल अगर शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश जारी किया सकता है। अदालत ने कहा, अदालत को लेनदेन की प्रकृति, आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संबंध यदि कोई हो और आरोपी की भुगतान क्षमता जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा। संक्षेप में अदालत ने कहा कि धारा 143A के तहत की गई प्रार्थना पर निर्णय लेते समय अदालत को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने का संकेत देते हुए संक्षिप्त कारण दर्ज करना चाहिए। निष्कर्ष यह पता चलने के बाद कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश देते समय कोई कारण नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का अंतरिम मुआवजा देने के आवेदन पर नए सिरे से विचारण करने का निर्देश दिया और यह भी निर्देश दिया कि अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई 10 लाख रुपए की राशि ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगी। तदनुसार अपील की अनुमति दी गई और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट शुभम भल्ला, AOR रजनीश रंजन, एडवोकेट यजूर भल्ला, एडवोकेट अंशिता नैयर, एडवोकेट रागिनी शर्मा, एडवोकेट आकांक्षा गुलाटी, एडवोकेट नित्या माहेश्वरी, एडवोकेट गौरी बेदी, एडवोकेट जयसूर्या सेन, एडवोकेट रोहित पांडे, एडवोकेट एलेक्स नोएल दास, एडवोकेट विजय कुमार द्विवेदी, एडवोकेट प्रतिवादी के वकील प्रतीक यादव, एडवोकेट मोहम्मद शाहरुख, एडवोकेट योगेश यादव, एडवोकेट पतिराज यादव, एडवोकेट प्रतिमा यादव, एडवोकेट रणवीर सिंह यादव, AOR विष्णु शर्मा, एडवोकेट मधुस्मिता बोरा, AOR दीपंकर सिंह, एडवोकेट अनुपमा शर्मा, एडवोकेट केस राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य और अन्य।